आज पढ़ेंगे गरीबी के कारण और गरीबी के बारे में। गरीबी क्या है? तो एक ऐसी स्थिति जब व्यक्ति के पास मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वित्तीय क्षमता न हो, अर्थात पैसा या आर्थिक स्थिति वैसी न हो कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तो वो अवस्था गरीबी कहलाता है और वह व्यक्ति गरीब कहलाता है। गरीबी के क्या कारण हैं? तो जनसंख्या दबाव का अधिक होना, जैसे कि अधिक जनसंख्या होने से संसाधनों की कमी हो जाती है और इस कारण भी बेरोजगारी उत्पन्न होती है, जिससे बेरोजगार व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है और गरीबी बढ़ती है। सरकार की कमज़ोर राजकोषीय स्थिति, अर्थात सरकार के पास पैसा कम होने के कारण भी, क्योंकि कर चोरी होती है, कर अदायगी के कारण, कम कर अदायगी या कर न अदायगी के कारण सरकार को वित्तीय रूप से कमज़ोर हो जाती है, जिससे सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी सहायता मुहैया नहीं करा पाती है, जिससे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब रहती है। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा खराब रहेगी तो लोगों का स्वास्थ्य सही नहीं रह पाएगा, जिससे खर्च बढ़ेगा स्वास्थ्य पर, तो इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति तंगी की हालत में रहेगी और इससे भी गरीबी बढ़ती है। वित्तीय प्रबंधन क्या है? तो वित्तीय प्रबंधन में कमी, जब लोग अपने आय को मादक पदार्थों तथा गलत कार्यों में लगा देते हैं, तो जिससे मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते और वो अन्य कार्यों में अपने पैसों को झोंक देते हैं। यही होता है वित्तीय प्रबंधन में कमी, यानी वित्तीय का सही प्रबंधन नहीं हो पाना। तो इसके कारण भी गरीबी उत्पन्न होती है। कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, कृषि मौसमी होती है, अर्थात कृषि मौसम पर निर्भर करता है जो अनिश्चित है। अतः जब भी मौसम खराब होगी तो किसानों के लिए आर्थिक रूप से नुकसान होगा और गरीबी उत्पन्न होगी और गरीब किसान अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा, जिससे वो गरीब होता चला जाएगा। फिर कम बीमा कवरेज, जब कमाने वाले व्यक्ति के निधन हो जाने के कारण, बीमा न होने के कारण उनके परिवार को गरीबी की हालत में जीना पड़ता है। तो ये भी एक कारण है, लोग बीमा नहीं करवाते हैं, जिससे कि भी गरीबी उत्पन्न होती है उनके, मतलब ऐसे आकस्मिक घटनाओं के कारण। फिर परिवार में नियोजन की समस्या, परिवार नियोजन की समस्या, परिवार के सदस्य अधिक होने के कारण, संसाधनों का कम होना और परिवार में सदस्य अधिक होने के कारण मूलभूत आवश्यकताएं सभी की पूरी नहीं हो पाती है, इससे भी गरीबी उत्पन्न होती है और अपने परिवार के सभी सदस्यों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। फिर भ्रष्टाचार अधिक होने के कारण भी सरकार की योजनाएं मूलभूत आवश्यकता जिनके पास नहीं है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है और योजनाएं जब गरीबों तक नहीं पहुँचेगा तो गरीबी कहाँ से मिट पाएगी। तो यही भ्रष्टाचार के कारण भी गरीबी मिट नहीं पाती है और ये गरीबी की अवस्था उत्पन्न होती है। फिर एक समस्या है कि महिला श्रमबल भागीदारी, यानी महिलाओं की 100% भागीदारी होने पर आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन महिलाओं को हर क्षेत्र में काम करने के लिए इजाज़त नहीं दिया जाता है, जिससे महिलाओं के श्रमबल में कम भागीदारी होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है और वो खराब रहती है, जिसके फलस्वरूप गरीबी उत्पन्न होती है। और अन्य कारण है कि शिक्षा व्यवस्था का खराब होना, स्वास्थ्य व्यवस्था का खराब होना, स्वच्छता नहीं रहना, जिससे बीमारियां उत्पन्न होती है, जिससे आर्थिक स्थिति खराब होती है लोगों की, उद्योगों का विस्तार नहीं हो पाना, जातीय भेदभाव के कारण सभी जातियों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाना, ये सभी कुछ मूलभूत ऐसे क्षेत्र हैं जिसके कारण गरीबी उत्पन्न होती है। इनका बेहतर नहीं होने के कारण ही गरीबी का और ज़्यादा विकास हो रहा है। और बिहार के संदर्भ में देखें तो बिहार का क्या कारण है गरीबी का? तो प्राकृतिक आपदा एक प्रमुख कारण है बिहार के, जिसमें उत्तर बिहार बाढ़ से समस्या से और इसके कारण संसाधनों का विनाश हो जाता है और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर है बिहार में सीमित औद्योगिक विकास होने के कारण कम रोजगार के अवसर मिलने, जिससे कि क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि झारखंड विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संसाधन झारखंड में चले गए और औद्योगिक आधार पर सीमित हो गए, औद्योगिक मतलब विकास सीमित हो गया, जिससे लोगों को रोजगार कम मिलना शुरू हुआ और बिहार में बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे गरीबी उत्पन्न हुई। फिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था का कमज़ोर होना भी एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें रोजगार नहीं मिल पाता है। शिक्षा व्यवस्था खराब होगी तो रोजगार आसानी से नहीं मिल पाएगा
और साक्षरता दर बिहार की 61.82% है, यानी लगभग 62%, जबकि भारत की 74% के आसपास है। तो शिक्षा का साक्षरता दर भी कम है बिहार में। फिर बुनियादी ढांचों की कमी, जैसे सड़क, पानी, बिजली जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी, ये भी एक कारण है जो बिहार में गरीबी को उत्पन्न कर रहा है, बिहार की गरीबी को और बढ़ावा दे रहा है। फिर सामाजिक असमानता तथा जातिगत भेदभाव, इसके कारण भी कई समूहों को बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। सामाजिक भेदभाव के कारण भी कुछ तबके हैं जो कि गरीबी में जूझते रहते हैं। फिर योजनाओं का क्रियान्वयन में कमी, जैसे गरीबों को प्रदान किया जा रहा है लाभ, वो लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है, जिससे भी गरीबी उत्पन्न होती है। गरीबी के प्रकार क्या हैं? तो गरीबी के 2 प्रकार हैं, एक निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। निरपेक्ष या ऑब्जेक्टिव गरीबी या अब्सोल्यूट गरीबी तब की अवस्था है जब गरीबी किसी फिक्स मानक से मापा जाए कि इस स्तर के नीचे रहने वाले व्यक्ति गरीब कहे जाएंगे। तो उस मानक के आधार पर जब मापा जाए तो उसको एब्सोल्यूट गरीबी कहेंगे या निरपेक्ष गरीबी कहेंगे। और जब किसी आसपास के लोगों की तुलना में मापा जाए तुलनात्मक रूप से गरीबी, तो उसको हम सापेक्ष गरीबी कहेंगे। जैसे ये इससे गरीब है तो ये इससे गरीब है, आय के अनुसार। और ऐसे गरीबी रेखा के अनुसार मापा जाएगा, कोई मतलब मापन के आधार पर, कोई फिक्स क्राइटेरिया के अनुसार, तो वो निरपेक्ष गरीबी कहलाएगा। और आय के आधार पर या आसपास के लोगों के तुलनात्मक अध्ययन से अगर गरीबी नापा जाएगा तो वो सापेक्ष गरीबी कहलाएगा। फिर आता है ट्रांसवर्सल, जो कि थोड़े समय के लिए गरीबी होगा तो ट्रांसवर्सल गरीबी कहलाएगा, ट्रांसवर्सल पुअरनेस, पॉवर्टी। और फिर परसिस्टेंट पॉवर्टी, जब लंबे समय तक गरीबी रहे तो उसको परसिस्टेंट गरीबी या पॉवर्टी कहेंगे। फिर गरीबी का मापन कैसे होता है? तो गरीबी के मापन के लिए हेड काउंट रेशियो पता किया जाता है। जैसे निरपेक्ष गरीबी को हेड काउंट रेशियो के अनुपात निकालते हैं, अर्थात जनसंख्या का कितना भाग गरीबी रेखा से नीचे है उसको कहते हैं हेड काउंट रेशियो। अर्थात अगर हेड काउंट रेशियो 15% है, इसका मतलब है कि 100 में से 15 लोग गरीबी हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं। गरीबी को एनएसओ द्वारा गणना किया जाता है और ये योजना आयोग या नीति आयोग के द्वारा गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। स्क्वायर्ड पॉवर्टी ग्रुप क्या है? तो गरीबी कितना गंभीर है इसको स्क्वायर्ड गरीब पॉवर्टी गैप के द्वारा देखा जाता है या मापा जाता है। चुकता गरीबी अंतर इसको कहते हैं। गरीबी का मापन के 2 तरीके हैं, एक विदेशी नीति तरीके हैं और दूसरा देसी तरीका है। विदेशी तरीका में विश्व बैंक, यूएनडीपी और एमपीआई, यूएनडीपी के एमपीआई के आधार पर मापे जाते हैं, जबकि देसी तरीका में प्रमुख समितियां, कुछ अन्य समितियां जैसे एसईसीसी 2011, बीएनआई एशियन इंडेक्स, नीति आयोग का एमपीआई, इनके आधार पर भी नापा जाता है गरीबी। लाभार्थी की पहचान के लिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जो कि एसईसीसी है, इसको एक एक करके देखते हैं दोनों गरीबी के मापन की विधियों को। गरीबी के मापन की विदेशी तरीका में विश्व बैंक द्वारा कैसे नापा जाता है? तो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा का एक मानक तय किया है जो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन कहलाता है, जिसमें कि $2.15 का क्रय शक्ति क्षमता यानी परचेज पावर पैरिटी को मानक माना गया है। मतलब कोई एक व्यक्ति अगर $15 के धन का खर्च प्रतिदिन करता है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता है, और अगर उससे कम करता है तो वो गरीबी रेखा के अंदर माना जाएगा। विश्व बैंक ने कहा है कि 21% 2011 के अनुसार 21% भारत की आबादी गरीबी रेखा के नीचे थी। ये रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के अनुसार दिया गया था। कोई भी अगर $2.15 के एक दिन में कम खर्च करता है तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। तो इसी को परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। इसी रेट के अनुसार गरीबी तय होती है वर्ल्ड बैंक द्वारा। फिर आता है यूएनडीपी की एमपीआई यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के द्वारा यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी रेखा को 3 आयामों से मापा जाता है और यहाँ 3 आयाम के साथ साथ 10 सवाल पूछे जाते हैं और इसी के अनुसार गरीबी तय होती है। जैसे गरीबी रेखा से बाहर निकले 2005 से 2006 से 2019-21 तक के बीच 41 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं भारत में। स्वास्थ्य के अनुसार 3 आयाम देखे जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन तीनों से, जैसे कि न्यूट्रिशन कैसा है, चाइल्ड मोर्टलिटी रेट कैसा है, स्कूलिंग कितना है, अटेंडेंस कितना है, कुकिंग गैस क्या यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है कि नहीं, सैनिटेशन कैसा है, ड्रिंकिंग वाटर कैसा है, एसेट कैसे हैं। ऐसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जिसके अनुसार तय होते हैं कि कैसी गरीबी रेखा की स्थिति है वहाँ की। उसके बाद गरीबी रेखा के देसी तरीके के अंतर्गत आता है सुरेश तेंदुलकर तरीका, जिसमें 2005 से 2009 के बीच दिया गया था। इसमें योजना आयोग ने बनाया था इसे, और गरीबी रेखा का आधार मासिक प्रति व्यक्ति आय के अनुसार मापा जाता था। इसमें सिफारिश किया गया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर मासिक प्रति व्यक्ति आय, मासिक पर कैपिटा इनकम अगर 816 रुपये प्रति माह है तो उसको गरीबी रेखा से 816 रुपये प्रति माह है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। अगर शहर में मासिक प्रति व्यक्ति आय 1000 से ऊपर है तो उसको गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। तो प्रतिदिन की है, 816 रुपये नहीं, मासिक है, यानी कि 27 रुपये प्रतिदिन और 33 रुपये प्रतिदिन शहर में, 27 रुपये प्रतिदिन गांव में। अगर कोई व्यक्ति खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाता था सुरेश तेंदुलकर के नियम के अनुसार। राज्यों में गरीबी रेखा CPI जो है मुद्रास्फीति के आधार पर अपडेट होती रहती है, इसलिए हर राज्य की व्याख्या अलग अलग होती है। इस समिति के आंकड़ों को नीति आयोग भी प्रयोग करती है और सरकार भी इसका प्रयोग करती है। सुरेश तेंदुलकर के अनुसार 2011-12 में गरीबी ऑल इंडिया में 21.9% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में 33.7% है। उसके बाद सी रंगराजन का तरीका आता है जो 2012 से 14 में दिया गया था। इसमें योजना आयोग द्वारा स्थापित किया गया था, कोई परिवार 5 सदस्य अगर है, मतलब किसी परिवार में अगर 5 सदस्य हैं और वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और 4,860 रुपया प्रति माह खर्च करता है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है। और अगर शहर में रहता है और 7,035 रुपया प्रति परिवार खर्च करता है, 5 व्यक्तियों का परिवार, तो वो गरीबी रेखा से बाहर कहलाता है इसके अंतर्गत। यानी कोई शहर में रह रहा है और 7,035 रुपया से ज़्यादा महीना में खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है, और गांव में रह रहा है 4,860 रुपया से ज़्यादा खर्च कर रहा है तो वो गरीबी रेखा से बाहर है, सी रंगराजन के तरीके से, गरीबी मापन के तरीके से। और उसके बाद सी रंगराजन ने गरीबी रेखा का निर्धारण 3 आधार पर किया था। खाद्य वस्तुओं जैसे प्रोटीन, वसा की औसत आवश्यकता के अनुसार, गैर खाद्य वस्तुओं पर कितना खर्च किया जा रहा है जैसे कपड़ा आदि पर, व्यवहारिक और वास्तविक खर्च कितना खर्च किया जा रहा है, मतलब इन सभी पर। एक आदर्श तरीका होता है, एक वास्तविक होता है, तो वास्तविक रूप में कितना खर्च किया जा रहा है उसके अनुसार ये तय किया गया था। सी रंगराजन का आदर्श रूप से था इसलिए उतना कम था। उसके बाद नीति आयोग का MPI क्या कहलाता है, तो UNDP का MPI यानी MPI गरीबी मापक जो मात्रक है या मापन है विधि, उसके अनुसार गणना पद्धति 3 आयामों का संकेत दिया जाता है और 12 संकेतक का प्रयोग किया जाता है। और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा MPI गरीबी बिहार में है, जो 2015-16 में 51% थी, जो कि 2019-21 में 33% रह गई है, या 33.78%। और दूसरा झारखंड है, तीसरा मेघालय है, चतुर्थ UP है। सबसे कम केरल राज्य में है 0.55%, और UT में, यूनियन टेरिटरी में, जो कि पुदुचेरी में है सबसे कम 0.85%। पिछले 9 वर्ष में 24.82 करोड़ बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। 2013-14 में 29.17% एवं 2022-23 में 11.28% गरीबी बची हुई है। ACCC यानी
सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 3 वर्गों से विभाजित की जाती है। एक स्वतः वंचित, जिससे व्यक्ति या परिवार स्वतः योजनाओं से लाभार्थी नहीं बन पाते हैं। मतलब ये एक क्राइटेरिया है जिसके अनुसार स्वतः वंचित हो जाते हैं लोग, और कुछ क्राइटेरिया के द्वारा स्वतः शामिल किए जाते हैं, और कुछ क्राइटेरिया के अनुसार वंचना के 7 संकेतक के अनुसार वंचना की संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। और फिर एक सेन सूचकांक है जिसमें 3 आधार पर निर्धारण किया जाता है। एक, गरीबी की संख्या कितनी है, गरीबी कितनी गहरी है, और गरीबी की आय की असमान वितरण कितना है, इसको सेन सूचकांक के द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर एक है बेस नेसेसिटीज इंडेक्स, इसके अनुसार बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार गरीबी का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि भोजन, आवास, ऐसे मूलभूत आवश्यकताओं के आधार पर।